हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शविस्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ महान सम्राट अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में जैसे मैंने पूरा मुगल डायनेस्टी के बारे में पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ से शुरू से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को सीरियल वाइज पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, मैंने सबसे पहले पूरा बाबर के बारे में बता चुका है, हुमायूं के बारे में बताए हैं, उसके बाद शेरशाह सूरी बीच में जो सूरवंश चला था उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब चौथा टॉपिक मेरा स्टार्ट होता है महान सम्राट अकबर, यानी अकबर के बारे में मैं स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, इसके बारे में देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट की हूँ। तो देखिए, मनसबदारी प्रथा के मतलब बारे में आप क्या जानते हैं। ये देखिए, मनसबदारी प्रथा होती क्या थी। तो राज्य के काम के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अकबर जहांगीर प्रथा को दोषों को खूब जानता था, इसलिए उसने मनसबदारी प्रथा को प्रचलित किया। मनसब का अर्थ होता है दर्जा अथवा मतलब यानी रुकता, यानी उसका दर्जा बताते थे, और सेना के विभाग को अलग नहीं था। इसलिए एक अफसर माल और फौज दोनों विभागों का काम कर सकता था। अफसरों के कई दर्जे थे और उसका वेतन आदि बादशाह स्वयं देता था। मनसबदारों को आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सेवा के लिए सेना देनी पड़ती थी। किसके, देखिए, मनसबदारों को आवश्यकता पड़ने पर राज्य की जो सेना रहती थी उसको देना पड़ता था। मनसब के जो 33 दर्जे थे और 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार हुआ करते थे, और 10,000 मनसबदार का दर्जा सबसे अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था। यानी और यह जो पद था वो मतलब राजवंश के ही लोगों के लिए मतलब था। ये ऐसा नहीं था कि कोई भी रहता था, ये सिर्फ राजवंश के लिए, ये जो पद था ये सिर्फ राजवंश के लिए था। और मनसबदारों की वेतन शाही खजानों के नकद दिया जाता था। यानी जितना भी ये मनसबदारों का जो वेतन दिया जाता था वो मतलब शाही खजाने से ही दिया जाता था। तो मनसबदारी का जो वेतन रहता था वो शाही खजाने से ही दिया जाता था। तो देखिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या मत है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है तो वो है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के दो प्रमुख विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। यानी जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसकी क्या क्या विशेषता थी, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर। तो देखिए, मनसबदारी की जो दो प्रमुख विशेषताएं थी, पहला तो वो यह था कि मनसबदारी की नियुक्ति, वेतन, कार्रवाई आदि जितने सब होते थे सभी सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। ऐसा नहीं था कि मतलब जो भी कुछ उनका वेतन दिया जा रहा है या फिर कोई मतलब जो उस पद पर नियुक्त हो रहा है या कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो सिर्फ सम्राट पर ही मतलब सम्राट ही कर सकता था, और सम्राट मतलब कौन था, अकबर। उसके बाद यही चीज था, प्रत्येक मनसबदारी फौजदारी तथा दीवानी के सभी कार्य करता था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार अत्यधिक लालची और स्वार्थी थे। तो देखिए, उसमें जो थे मनसबदारी व्यवस्था में जो थे अत्यधिक लालची और स्वार्थी थे, और अतः यह व्यवस्था सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि जब सब लोग जब लालच करते तो एक दिन ख़त्म होनी थी। तो देखिए, ख़त्म ये एक दिन मतलब ये सफल नहीं मानी जाती है मनसबदारी व्यवस्था को। तो देखिए, जजिया और ज़कात पर मतलब मैंने एक टिप्पणी मतलब बताई। तो जजिया क्या होता है, तो देखिए, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, ये चार मतलब कर थे। तो देखिए, जजिया ज़कात जो था वो देखिए एक तरह से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर लगाया गया था। अब ये तो इतिहास कहता है, ऐसे तो मुझे नहीं पता। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे मुस्लिमी शासक ने हिंदू धर्म के मानने वालों को आरोपित किया था। यानी जो हिंदू धर्म मानते थे, हिंदू धर्म के मानने वालों के लोगों के ऊपर ये कर लगाया गया था। और ज़कात जो होता है, तो ज़कात कर मुस्लिमों के मतलब शासकों द्वारा लिया जाता था और उन्हीं के हित के व्यवहार के लिए था, जो एक धार्मिक कर था। मतलब ये जो ज़कात दिया जाता था, तो ये ज़कात निकलता था गरीबों को देने के लिए। तो ये कौन था, तो ये मुस्लिमों के शासकों द्वारा ही लिया जाता था। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। जो चौथा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, तो मुगल सैन्य व्यवस्था के दो विशेषताओं के बारे में बताएं। तो देखिए, मुगल सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर बताया जाए तो पहला क्या है, मनसबदारी प्रथा को चलाया गया था और सम्राट की सुरक्षा के लिए अहदी सेना का गठन किया गया था। यदि देखिए, मनसबदारी प्रथा को ये चलाया गया था किस वजह से, देखिए, सैन्य संगठन, मुगल की जो सैन्य व्यवस्था थी वो
मतलब उसकी किस वजह से चली भी थी। तो देखिए सबसे पहले क्या था, मनसबदारी प्रथा को चलाया गया था और साम्राट की सुरक्षा के लिए अहदी सेना का गठन किया गया था। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ बनता है, किसके मध्य और कब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का भी युद्ध बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन में। तो देखिए राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के मैदान में। अकबर के जीवन की दो उपलब्धियों के बारे में मतलब मैं डिस्कस कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए उसकी जो दो उपलब्धियाँ थी, सबसे पहले आता है अफगानों पर विजय हुई थी उसकी। तो 1757 ईस्वी में उसने अकबर के अफगान शासक सिकंदर सूर को परास्त किया था। दूसरी तो देखिए यहाँ पे ये समझ आइएगा, आप 57 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी तो मैंने यहाँ सही कर दिया, तो 57 है। तो और दूसरी और मोहम्मद आदिल शाह भी बंगाल के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था। इस प्रकार अकबर को अपने अफगान शत्रु से मुक्ति मिल गई थी। और दूसरी उसकी क्या थी, तो बैरम खां का जो पतन हो गया था। तो बैरम खां के संरक्षक के 4 वर्ष यानी 1556 ईस्वी से 60 ईस्वी तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बैरम खां जब अकबर छोटा था तो बैरम खां ही का सब कुछ वो था। तो इस उपाधि से बैरम खां मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक था। लेकिन बैरम खां के व्यवहार के परिवर्तन तादरबेग और की हत्या कर दी गई थी। ईरानी तुरानी ईर्ष्या, शिया सुन्नी के भेद थे, माहम आंगा का षड्यंत्र था और अकबर की महत्वाकांक्षा के बैरम खां के पतन का अनिवार्य बन गया, यानी बैरम खां का तब पतन भी हो गया था। तो देखिए अकबर की धार्मिक नीति के दो महत्वपूर्ण मतलब क्या थे बिंदु उसके बताइए। तो धार्मिक नीति के बारे में तो देखिए सभी धर्मों के उपयोगी सिद्धांत को जानता था और अपने राज्य की शांति और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना था। यानी देखिए उसको ये था कि सभी धर्म के बारे में वो जानता था, जानना भी चाहता था और अपने राज्य की शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए उसने मतलब धार्मिक नीति अपनाई थी। तो मैं इसको बाद में पूरी तरह से लॉन्ग में पूरा डिस्कस करूँगी, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है ताकि आप लोगों को इजली समझ में आ जाएगा। तो दीनी इलाही के प्रमुख सिद्धांत के बताइए। तो दीनी इलाही क्या था, तो देखिए मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में दीनी इलाही नामक एक धर्म को प्रचलित किया था। इसके प्रमुख सिद्धांत थे, तो देखिए पहला क्या था, तो जीवन की उदारता और दानशीलता का अनुमान किया था और दुष्कर्मियों को क्षमादान और त्रुटियों के नरमी का निराकरण किया था। यानी जो दुष्कर्मियों तो उसको मतलब क्षमा कर देता था, उसकी जो त्रुटियां थी उसको भी मतलब नहीं मानता था, उसको मतलब उसको भी माफ़ कर देता था और सांसारिक इच्छाओं पर परित्याग कर दिया था। जो मतलब जो सांसारिक इच्छाएं जो उसकी थी उसको परित्याग कर दिया था और सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने और परलोक के लिए संचित करने के लिए इच्छा रखना और कार्य करना था उसका, और अपने बिंदुओं के साथ सत्य व्यवहार करना था और बंधुओं के साथ सत्य व्यवहार करना था तथा उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के अधिक महत्व देता था। यानी ये नहीं था कि वो अपनी राजा था तो वो सिर्फ अपने ही देखता था, वो प्रजा के हित के लिए भी बहुत कुछ सोचता रहता था, उसे सबसे आगे रखता था, ना कि अपनी सोच के लिए। तो देखिए उसकी राजपूत नीति के बारे में मैंने यहाँ पूरा डिस्कस किया था। राजपूत नीति की देखिए उसकी क्या थी, उसकी असफल हो गई थी। तो राजपूत के संयोगों से वह राष्ट्रीय साम्राज्य के बनने की अपनी महत्वाकांक्षा और विशाल साम्राज्य की स्थापना की दिशा में सफल हुआ था और इस नीति से भारतीय इतिहास में एक नए संगठित राजनीतिक युग का प्रारंभ हुआ था और अकबर की सुलहकुल नीति का मुगल वंश के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुए। इसलिए मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई थी और अकबर के उत्तराधिकारी जब तक इस नीति का अनुकरण करते रहे तब तक मुगल साम्राज्य उन्नति के शिखर पर और अग्रसर हुए। यानी अकबर की जितनी वो सब थी उस पर जो मुगल साम्राज्य उस रोल पे फॉलो करते रह गए थे तब तक तो मतलब ये चलता रहा। जब ये टूट गई थी ये तो उसके बाद मुगल का मतलब मुगल डायनेस्टी ख़त्म भी हो गई थी। तो देखिए चौथा क्या था, तो राजपूत की सहायता से अकबर ने अपने शत्रुओं
और विद्रोहियों का दमन किया और अपनी राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि की थी। तो देखिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध के किन के मध्य लड़ा गया था और उनका क्या परिणाम हुआ था, मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर दे रही हूँ। तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की विजय हुई थी और आदिल शाह सेनापति यानी हेमू मारा गया था। 1556 ईस्वी में इस युद्ध के सूर्यवंश के अंत कर दिया गया था और हेमू के राज्य को भी समाप्त कर दिया गया था। इस युद्ध ने भारत के मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना कर दी थी और युद्ध के विजय में श्रेय अकबर का सैन्य बैरम खां हो गया था, यानी बैरम खां का संरक्षक बन गया था, क्योंकि अकबर बहुत ही छोटा था और बाबर की मृत्यु हो गई थी। और ये युद्ध बहुत ही निर्णायक था, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पर अकबर देखिए 1556 ईस्वी में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। 1556 ईस्वी में इसी में पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा गया था और 1556 ईस्वी में मतलब ये जो अकबर है वो गद्दी पर बैठा था और अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और बेल आइकन को मेरा ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों की वजह से और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।